आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप की फेलियर स्टोरी के बारे में जिसको रतन टाटा जी ने सपोर्ट किया था। 3 साल तक उस स्टार्टअप ने अपने ऑपरेशंस रन किए, उसके बाद उसको बंद करना पड़ा था। मैं सीए स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। मैं आपके लिए हर बार स्टार्टअप्स की फेलियर स्टोरी लेके आता हूं जिनसे कि हम कुछ सीख सकें और अपने बिजनेस में वो सारी गलतियां ना करें जिससे कि सक्सेस हो पाए। आज हम बात करने वाले हैं कार्या के बारे में, एक ऐसा स्टार्टअप जो वर्किंग वुमेन को ध्यान में रखकर अपनी ड्रेसेस डिजाइन करता था, उनको वो ड्रेसेस प्रोवाइड कराता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके फाउंडर के बारे में कि इसका फाउंडर कौन था, उनका क्या बैकग्राउंड था, उनके दिमाग में कैसे एक बिजनेस आइडिया आया कि हम इस तरह का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्या की जो फाउंडर थी वो निधि अग्रवाल थी, जो बेसिकली दिल्ली से थी, जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद उन्होंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद एमबीए करने के लिए वो शिकागो चली गई। वहां उन्होंने केलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अपना एमबीए कंप्लीट किया। उन्हें डीन सर्विस अवार्ड से भी नवाजा गया था वहां। इसके बाद वो वापस इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद उन्होंने बहुत सारी कंपनीज के साथ काम किया, जैसे हनीवेल, भारती एयरटेल, केपीएमजी, बैन एंड कंपनी, बहुत सारी कंपनीज के साथ उन्होंने काम किया। वो एज ए कंसल्टेंट वर्क करती थी। एक बार निधि अग्रवाल अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए कैब से एयरपोर्ट जा रही थी। रास्ते में वो कॉफी पी रही थी। कॉफी पीते समय उनकी शर्ट पर गिर गई। जब शर्ट पर कॉफी गिर गई तो उन्हें लगा कि शर्ट खराब हो गई, अब इसको चेंज करके दूसरी शर्ट में बाय करके पहन लेती हूँ जिससे कि ऑन टाइम में मीटिंग अटेंड कर पाऊं। रास्ते में वो किसी शॉप पर रुकी। उन्होंने वहां अपने फिटिंग की शर्ट्स देखी। उन्हें केवल सिंपल व्हाइट शर्ट चाहिए थी। कई दुकानों पर देखने के बाद भी उनकी फिटिंग की उन्हें शर्ट नहीं मिली। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम केवल उनके साथ नहीं है, ये बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम होगी कि उन्हें उनके फिटिंग के अकॉर्डिंग आउटफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहीं से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। यहां से निधि अग्रवाल के पास एक आइडिया तो आ गया। वो इस आइडिया पर काम करना चाहती थी क्योंकि वो एक कंसल्टेंट थी, इसलिए उन्हें बिजनेस के बारे में काफी सारी नॉलेज थी। उन्होंने एकदम से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने पहले इस पर रिसर्च की। उन्होंने एक सर्वे कराया जिसमें उन्होंने लगभग 250 वुमेन्स को इंक्लूड किया। उनसे क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें ये रिजल्ट निकल के आया कि 80% वुमेन्स को उनके पसंद की फिटिंग की ड्रेस नहीं मिल पाती है। तो उनको एक आइडिया अच्छा लगा कि यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर सकती हैं। तो इस तरह कार्या की नींव पड़ी। एक स्टार्टअप शुरू हुआ जो वर्किंग वुमेन्स के लिए ड्रेसेस डिजाइन करने लगा। अभी तक हमने जाना उनके फाउंडर के बारे में। अब जानते हैं कि कार्या का बिजनेस मॉडल क्या था। कार्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो वर्किंग वुमेन्स के लिए या जो प्रोफेशनल वुमेन्स है जो ऑफिस जाती हैं उनके लिए ड्रेसेस डिजाइन करता था। इसका मेन जो फोकस था वो वेस्टर्न ड्रेसेस पे था। इंडियन ड्रेसेस ये डिजाइन नहीं करता था, वेस्टर्न ड्रेसेस, और उसमें भी स्पेसिफिक वर्किंग वुमेन के लिए ये ड्रेसेस डिजाइन करता है। अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, ये स्टार्टअप ट्रेंडी वेस्टर्न आउटफिट्स प्रोवाइड कराता था इंडियन वर्किंग वुमेन्स को, और इंडियन बॉडी पर जो फिट हो जाए इस तरह की फिटिंग के साथ। ये एक लाइन में हम कह सकते हैं कि ये स्टार्टअप की थीम लाइन है कि वो वर्किंग वुमेन्स को उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग ड्रेसेस प्रोवाइड करा रहा है। 2014 में इस स्टार्टअप की नींव पड़ी। निधि अग्रवाल ने इस स्टार्टअप को शुरू किया। ये एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्टार्टअप था जिसका मेन फोकस टेक्नोलॉजी पे था। इसकी इस तरह की एल्गोरिथम थी कि अगर आपको ड्रेसेस सेलेक्ट करनी है तो कोई भी वुमेन इनकी वेबसाइट पर जाए। वहां इन्होंने मेजर करने के लिए 3 तरीके बता रखे थे किस तरह से उन्हें अपना साइज मेजर करना है जिससे वो अपने लिए बेस्ट ड्रेस चूज कर सकें बेस्ट फिटिंग के साथ। ये स्टार्टअप लगभग 18+ साइजेस में ड्रेसेस प्रोवाइड कराता था। अगर आप मेनली देखेंगे तो 4 या 5 साइजेस में ही ड्रेसेस प्रोवाइड होती हैं, लेकिन ये स्टार्टअप 18 साइजेस में वुमेन्स को ड्रेसेस प्रोवाइड कराता था। वो अपने बॉडी का मेजरमेंट करें जो उन्होंने एल्गोरिथम सेट किया था उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद वो बेस्ट ड्रेस उनकी फिटिंग के अकॉर्डिंग चूज कर लें। इसमें देखा गया कि 80% से ज्यादा जो ड्रेसेस ये सेल करते थे वो एग्जैक्ट फिटिंग के साथ वुमेन्स को फिट होती थी। इतने सारे साइजेस कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इसके अलावा ये हर महीने लगभग 150 तरह की डिजाइन्स वैरायटी में ड्रेसेस लेके आ रहे थे, जो एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है कि इतनी वैरायटी ये वर्किंग वुमेन्स को प्रोवाइड कर रहे थे वेस्टर्न ड्रेसेस में।
अब जान लेते हैं इस स्टार्टअप की जर्नी के बारे में। कागा ने 3.2 करोड़ की फंडिंग साहा फंडिंग से उठाई, जो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फोकस करता है। उन्होंने इसको 3.2 करोड़ की फंडिंग दी। इसके बाद जून 2015 में इन्होंने रतन टाटा जी की कंपनी टाटा सन से कुछ फंडिंग उठाई, जिसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया। इसके बाद दिसंबर 2015 में इन्होंने टीवी मोहन दास पाई से फंडिंग उठाई, जिसका अमाउंट भी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि इन्होंने कितनी फंडिंग उठाई। जो भी फंडिंग इस स्टार्टअप ने उठाई वो इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करी, अपनी स्टाफ हायरिंग में और मार्केटिंग में वो अमाउंट खर्च किया गया। ये तो इस स्टार्टअप की फंडिंग के बारे में था। अब इस स्टार्टअप का टर्नओवर क्या था, क्या इनका प्रॉफिट था, क्या लॉस था, वो जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 15-16 में इस स्टार्टअप का जो टर्नओवर था 1.7 करोड़ था और जो लॉसेस थे वो 4 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में इस स्टार्टअप का जो टर्नओवर 1.3 करोड़ था और जो लॉसेस थे वो 4.6 करोड़ के आसपास थे। 2014 से लेकर 2016 तक जो इसकी स्टार्टअप की ग्रोथ रेट थी वो लगभग 20% के आसपास थी। उसके बाद 2017 में ये डाउनफॉल में चला गया। अब इस स्टार्टअप को और ज्यादा फंडिंग की जरूरत थी। इन्होंने काफी कोशिश करी, 18 महीने तक ये लगातार कोशिश करते रहे और फंडिंग मिलने के लिए इन्होंने लगभग 113 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया जिससे कि इनको फंडिंग मिल जाए, लेकिन इनको किसी भी तरह की कोई फंडिंग आगे नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से 2017 में आके इस स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। लेकिन इस स्टार्टअप की एक अच्छी बात थी, इन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज को 2 महीने का नोटिस पीरियड दिया जिससे कि वो एम्प्लॉयज अपने लिए जॉब का अरेंजमेंट कर पाए और इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज की प्लेसमेंट में भी हेल्प करी। निधि अग्रवाल का जो विजन था वो इसको 100 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर ले जाने का था, लेकिन फंडिंग न मिलने की वजह से वो स्टार्टअप को ज्यादा नहीं चला पाए और उनको जल्दी इस स्टार्टअप को बंद। अभी तक हमने जाना स्टार्टअप के फाउंडर के बारे में, स्टार्टअप की जर्नी के बारे में। अब जानते हैं कि स्टार्टअप क्यों फेल हुआ, ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से इस स्टार्टअप को फेल होना पड़ा। इस स्टार्टअप के फेल होने का जो सबसे पहला रीजन था वो था ज्योग्राफी की नॉलेज न होना। अगर आप कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उस ज्योग्राफी की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इंडिया में जो इनका फोकस था वो वेस्टर्न ड्रेसेस की तरफ था और उसमें भी स्पेसिफिकली वर्किंग वुमेन पे इनका फोकस था। जो प्रोफेशनल वुमेन है जो वेस्टर्न ड्रेसेस वियर करती हैं उन पे इनका फोकस था। यानी कि इन्होंने पहले ही अपना कस्टमर बेस बहुत छोटा कर लिया। अगर आप देखेंगे कि इनका कस्टमर बेस बहुत छोटा हो गया, वेस्टर्न ड्रेसेस में भी केवल प्रोफेशनल और वर्किंग वुमेन्स को ये टारगेट कर रहे थे। इसकी वजह से इनका कस्टमर बेस बहुत छोटा हो गया। इनका जो कंसेप्ट था उस समय पर इंडिया में इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और इंडिया में ये कल्चर धीरे धीरे पनप रहा था। अगर उस समय की वजह इनका स्टार्टअप आज के समय में होता तो वो आसानी से ग्रो कर पाता। इनके फेल होने का जो दूसरा कारण था वो था इनका वाइड प्रोडक्ट रेंज। ये हर महीने लगभग 150 तरह की ड्रेसेस वेस्टर्न वियर में दे रहे थे, डिजाइन 150 तरह के डिजाइन दे रहे थे, जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारी वैरायटी हो गई। जो इनके कस्टमर से वो ड्रेसेस चूज करने में कंफ्यूज होने लगे। इसकी वजह से जो इनका रेगुलर कस्टमर था वो कंफ्यूजन की वजह से जो डिसीजन लेने में देर कर रहा था, इसकी वजह से इनकी सेल कम हो रही थी। इनके फेल होने का जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो था इन्होंने मार्केटिंग का बजट कम रखा है। इनकी जो भी फंडिंग थी, जो इन्होंने पैसा लगाया वो इन्होंने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, री इंजीनियरिंग, स्टाफ हायरिंग, इस सब चीज में लगाया। इन्होंने मार्केटिंग पर बहुत ही कम पैसा खर्च किया, जबकि इनको मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। जब आप किसी अपैरल ब्रांड में हो तो आपको पहले मार्केटिंग पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप जोड़ पाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ पाओ, अपना कस्टमर बेस बढ़ा पाओ। अगला जो इनका फेल होने का रीजन था वो था इनका बिजनेस मॉडल। इनका जो बिजनेस था कंटिन्यू 2 इयर्स तक लॉस में रहा, तो इनको उस पर फोकस करना चाहिए कि ऐसी क्या कमी है, ऐसा बिजनेस मॉडल क्यों लॉस में जा रहा है, क्यों ब्रेक इवन नहीं निकाल पा रहा है, तो इनको उस पर फोकस करना चाहिए था। और बिजनेस में छोटे मोटे जो चेंजेस इनको लगते हैं वो करने चाहिए थे इनको। जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस में इन्होंने एक स्पेसिफिक वर्किंग वुमेन का सेगमेंट लिया, उसको बढ़ा के ये ऑल वुमेन्स के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस का करती तो इनका कस्टमर बेस बढ़ जाता। बाद में भले ही उसको चेंज करके जो स्पेसिफिक इनका सेगमेंट था उसको अलग कर देती, लेकिन इनको सबसे पहले कस्टमर बेस एक्वायर करना चाहिए था, जिससे कि ये अपना बिजनेस को रन करने के लिए जो प्रॉफिट इनको चाहिए वो निकाल पाए। ये तो हमने जाने स्टार्टअप फेल क्यों हुआ। अब हम जानते हैं कि स्टार्टअप की जर्नी से हमने क्या सीखा। स्टार्टअप की जर्नी से जो हमने सबसे पहले सीखा कि जहां भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस ज्योग्राफी की हमको नॉलेज होनी चाहिए कि उस ज्योग्राफी में क्या प्रोडक्ट चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहिए। अगर मैं बात करूं एग्जांपल के लिए,
जब जिलेट इंडिया में आया था तो उसका जो प्रोडक्ट था वो इंडिया में नहीं चला, क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट था अमेरिकन लोगों के हिसाब से था। इंडिया में पहले जो शेविंग करता था आदमी, शेविंग करने के बाद एक मग में पानी लेता था और जो रेजर था उसको इस तरह हिला के बाल साफ करता था, जिससे कि जिलेट के रेजर में बाल रह जाते थे और वो अच्छे से साफ नहीं होता था। ये प्रॉब्लम जब प्रोडक्ट नहीं चला तो जिलेट ने आइडेंटिफाई करी और इंडियन पीपल के हिसाब से उन्होंने अपना रेजर रीडिजाइन करा, जिससे कि वो मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाए। धीरे धीरे उसकी मार्केट में पकड़ बनी और उसने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को चेंज करना शुरू कर दिया। तो ये उनका बिजनेस मॉडल था। ऐसे ही इनको करना चाहिए था कि पहले ज्योग्राफी की नॉलेज लें कि वहां क्या प्रोडक्ट चलने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करती हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस करती हैं। दूसरा जो हमने सीखा वो सीखा कस्टमर बेस। सबसे पहला अपना काम है कस्टमर बेस एक्वायर करना। जो अपने प्रोडक्ट ने, प्रोडक्ट की रेंज एक लिमिटेड रखो और अपना कस्टमर बेस एक्वायर करो। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको अपने पास लेके आने हैं, जिसके आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़े। अपना पहला फोकस है अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपने को पहुंचाना, जिससे कि अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट है आसानी से निकल आए और हमारा जो कस्टमर बेस है बढ़ जाए। और उसके बाद जब हमारा कस्टमर बेस बढ़ गया, हम स्पेसिफिक सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जहां कम कस्टमर बेस की जरूरत होती है। तीसरी जो हमने लर्निंग इस स्टार्टअप की फेलियर से ली वो थी डोंट कंफ्यूज योर कस्टमर बेस लार्जर प्रोडक्ट बेस। यानी कि अगर आप बहुत सारी वैरायटी प्रोडक्ट की निकाल रहे हो, एक ही चीज में आपने 50 तरह की वैरायटी कस्टमर्स को दी थी, तो उसको चूज करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं कि ये डिजाइन चूज करूं, ये करूं या ये करूं। इस तरह उसको चूज करने में दिक्कतें होती हैं और जो बाइंग का जो डिसीजन उसको लेना है, जो उसको परचेज करना है प्रोडक्ट, उसमें डिले होता है। और बाइंग के डिसीजन में डिले होने का मतलब कि आपकी सेल कम हो रही है, आपका जो कस्टमर है वो बहुत टाइम लगा रहा है अपना डिसीजन लेने में। इसलिए प्रोडक्ट रेंज को लिमिटेड रखो, जिससे कि कस्टमर कंफ्यूज ना हो और अपना प्रोडक्ट आसानी से सेल हो जाए। तो दोस्तों ये स्टोरी थी कार्या के बारे में, एक ऐसा स्टार्टअप जिसको रतन टाटा जी ने सपोर्ट किया था टाटा सन्स के थ्रू, और वो स्टार्टअप अच्छे से रन हुआ। 3 साल तक उसने ऑपरेशन चलाए और वो फेल हो गया। ये स्टोरी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।